Good evening, all dear students. Today we discussion about next topic. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और अलैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या है और वो कैसे होता है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन मैंने आपको पढ़ाया था, जनन के टाइप पढ़ाए थे। पढ़ाने के बाद में हमने आपको अलैंगिक जनन समझाया था। अब हम लोग लैंगिक जनन पर आ गए थे, क्योंकि हमारा इंटर का जो टॉपिक है वो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो लैंगिक जनन की हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन क्या करते हैं, क्या लैंगिक क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है लैंगिक जनन। इंग्लिश में हम लोग इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो हम लोगों का टॉपिक है आज का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है लैंगिक जनन में, समझाते हैं थोड़ा सा। अगर सेक्सुअल में देखा जाए तो सेक्स, यूवल और रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल मीन्स क्या होता है, सेक्स मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे लिंग। लिंग मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, कह सकते हो ये क्या है, नर, ये मादा। कंडीशन क्या है कि हम लोग सेक्स में बात करते हैं लैंगिक जनन में, जो सेक्सुअल अलग कर दिया तो लिंग होते हैं, उसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिंग कौन है, नर और मादा। यूल मीन्स होता है यूज़, मतलब यूज़ होते हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं यूज़ होते हैं। यूज़ मीन्स मतलब उपयोग होते हैं, उपयोग होता है इनका। तो यहाँ पर कह सकते हो जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में किसका उपयोग होता है, तो लैंगिक जनन में नर मादा इन दोनों का क्या होता है, उपयोग होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि डेफिनेशन क्या है। परिभाषा लिखेंगे, ऐसा जनन जिसे संपन्न कराने के लिए नर तथा मादा। कंडीशंस क्या है कि मैंने अभी जो है चिन्ह के रूप में लिखा है। चिन्ह क्या है, ये चिन्ह किसका है, ये नर और ये मादा। तो ऐसा जनन जिसे संपन्न कराने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।
तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग लैंगिक जनन पर बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन में जहाँ पर नर और मादा का उपयोग होता है, या कह सकते हो दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है लैंगिक जनन। तो ऐसा जनन जिसे संपन्न कराने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उसे लैंगिक जनन। तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है लैंगिक जनन? एग्जाम्पल में बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल में जैसे हायर प्लांट्स, हायर फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट ह्यूमन इट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिनमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ह्यूमन के अकॉर्डिंग में बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे बहुत सारे हैं। एनिमल्स इट्सेट्रा। तो हायर मीन्स होता है जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जो सबसे अगर देखा जाए इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो मतलब सबसे छोटी स्पीसीज से लेकर के सबसे टॉप पर जो पौधे बैठे हैं, सबसे ऊपर जो पौधे होते हैं, उन्हें हम लोग हायर प्लांट कहते हैं। प्लांट मीन्स होता है पौधे या बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वही। तो फ्लावरिंग मीन्स होता है फूल वाले। तो जो बड़े बड़े फूल वाले पौधे होते हैं उनमें। दूसरा मानव में। तीसरा एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे कौन हो गया? डॉग हो गया, एलिफेंट, हॉर्सेस, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। हमारा चैप्टर जो है वो हमें लैंगिक पढ़ रहे हैं। किसमें? जो ये मेरा लेक्चर सेकंड है, फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर चल रहा है। हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुष्पी पौधों में ही जाएंगे, क्योंकि इंटर में हमें यही पढ़ना है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पर चर्चा करते हैं। क्लियर? तो पुष्पी पौधों में क्या होता है देखो। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे पुष्पी पौधों में। तो यहाँ पर डालता हूँ पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले तो मैंने ये जान लिया कि लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन पढ़ लिया। अब हम लोग पुष्पी पौधों में बात करेंगे। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कराने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पुष्प में ऐसा क्या होता है। पुष्प की ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो लैंगिक जनन को संपन्न कराती हैं। अब ये तो नहीं हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने बैठ गए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने बैठ जाएंगे जब हम लोग, तो हमें ये पता भी तो होना चाहिए कि पुष्प में ऐसा क्या क्या होता है, पुष्प में ऐसी कौन कौन सी रचनाएं होती हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। तो पुष्प में ऐसा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुष्प की जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि पुष्प क्या है, तभी तो हम लोग लैंगिक जनन कराएंगे ना। तो पुष्प पर बात करते हैं हम लोग, पुष्प की स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। पुष्प की स्ट्रक्चर में ये हम लोग पुष्प की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पुष्प की स्ट्रक्चर बनाएंगे, पुष्प की संरचना। तो पुष्प में क्या क्या होता है बताता हूँ मैं। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पुष्प है। ये पुष्प की संरचना, हम लोग पुष्प की संरचना को पढ़ेंगे। तो पुष्प की संरचना क्या है, एक सेकंड।
ठीक है। तो पुष्प की संरचना क्या है? पुष्प में सबसे पहले तो हम लोग नीचे से चलते हैं, बिल्कुल बॉटम से चलेंगे नीचे से होते हुए। पुष्प में आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर का हरे रंग की स्ट्रक्चर होती है, जो नीचे ये हम लोग जिसको कह सकते हो, ये मान लो पुष्प है, इसको हम लोग ऐसे हाथ से जब पकड़ते हैं नीचे से, जिसको पकड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस स्ट्रक्चर को हम लोग पुष्प की नीचे से ऐसे पकड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये हिस्सा होता है जिसे पकड़ते हैं हाथ से हम लोग, इसे हम लोग पेडिशिल कहते हैं। पेडिशिल, इंग्लिश में ही नाम याद करें क्योंकि हिंदी में काफ़ी कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो पुष्प में क्या है, सबसे नीचे का जो हिस्सा है जिसे हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, ऐसे करके किसी को देते हैं, किसी को फूल पकड़ाते हैं, तो वो क्या है? पेडिशिल है, पेडिशिल। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो क्या करती हैं, कली अवस्था में जब फूल होता है तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ आपस ऊपर से लिपटी रहती हैं, तो वो यही पत्तियाँ हैं। 2 पत्तियाँ मैंने दिखाई हैं, दोनों पत्तियाँ ओपन हो चुकी हैं। इन्हें, ये भी कैसी हैं? ये भी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्लियर? तो सबसे नीचे का हिस्सा, अभी मैं नीचे चल रहा हूँ बिल्कुल फूल में, तो जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है जो ग्रीन कलर का होता है उसे हम लोग पेडिशिल कहेंगे, जिसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं। और जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स कली को ऐसे करके बंद कर लेती हैं, बिल्कुल ऐसे करके फोल्ड कर लेती हैं, ग्रीन कलर की हरे रंग की जो पत्तियाँ होती हैं चारों तरफ से लगी होती हैं फूल के चारों तरफ से, उसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स, क्लियर? कैलिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि कैलिक्स की एक यूनिट होती है। यूनिट, वैसे तो यूनिट मीन्स इकाई होता है, तो एक कैलिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैलिक्स की यूनिट का क्या नाम होता है। तो कैलिक्स की यूनिट का नाम बताना है हमें। तो कैलिक्स की यूनिट का नाम क्या होता है? उसे हम लोग कहते हैं सिपल। सिपल। तो कैलिक्स की मतलब सिंगल अगर पूछता है, कैलिक्स क्या है? कैलिक्स सिपल का गुच्छा होता है, गुच्छा। और कैलिक्स में जो एक कैलिक्स की अगर बात करोगे, सिंगल कैलिक्स की बात करेंगे, तो सिंगल क्या होता है? यूनिट मीन्स होता है इकाई, इकाई मीन्स होता है एक। तो कैलिक्स का एक यूनिट क्या कहलाता है? वो है सिपल। तो अभी हम लोग नीचे से चल रहे हैं फ्लावर में। फिर क्या होता है? फिर थोड़ा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पे कि मान लिया एक ये स्वेलन पार्ट है इस तरीके से, और इसके बाद में यहीं पर बहुत सारे इस तरीके से अभी बता रहे हैं क्या है ये। ये फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। उसका भी कहता है यहाँ पर बहुत सारी ये पंखुड़ियाँ इस तरीके से लगी रहती हैं। ये हमारा फ्लावर हो गया। तो ये आपके सामने फ्लावर के स्ट्रक्चर हो गई। तो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम लोग पेडिशिल कहते हैं। जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स फूल को फोल्ड कर लेती हैं, चारों तरफ से लगी रहती हैं, ढके रहती हैं, उसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स की जो यूनिट है वो सिंगल इकाई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिपल कहते हैं। नेक्स्ट, फिर जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं कैलिक्स से, ये जो कैलिक्स है, इस कैलिक्स से जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो जो मतलब ये रोज़ का फूल, रोज़ का फ्लावर है, तो उसमें जो पिंक कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों को ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो पंखुड़ियाँ मैंने बनाई हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर में। ये जो है ये सब क्या है? ये सब पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर की, ये पंखुड़ियाँ हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तो एक तो चीज़ देखो, सीधी सी बात यह है कि फ्लावर में जो सेकंड आएंगे, पहले नंबर किसका आया? पहले पेडिशिल आया, फिर कैलिक्स। अब उसके बाद में जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पंखुड़ियाँ जो हैं, ये सारी की सारी जो पंखुड़ियाँ हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग
इंग्लिश में करोला कहते हैं, करोला। क्लियर? करोला। और चलो मैं हिंदी लिख देता हूँ। कैलिक्स को क्या कहते हैं? कैलिक्स को बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो कैलिक्स क्या है? बाह्य दल पुंज है, और इसके ऊपर जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ को हम लोग इंग्लिश में करोला कहते हैं, और इसे हिंदी में दल पुंज, हिंदी में इसे दलपुंज कहते हैं। तो करोला क्या है? दलपुंज है। अब जैसे कैलिक्स की यूनिट हो गई सीपल, ठीक वैसे ही जो करोला होता है, पंखुड़ियाँ भी बहुत सारी होती हैं। गुलाब को ऐसे पकड़ेंगे तो इसे खींचेंगे तो बहुत सारी पंखुड़ियाँ निकलती हैं गुलाब में। तो गुलाब की जो एक पंखुड़ी होती है उसी को हम लोग करोला की यूनिट कहते हैं। तो इसकी यूनिट का नाम क्या है? यूनिट, इसकी यूनिट का नाम होता है पिटल। पिटल, तो इसका नाम क्या है? पिटल। तो करोला, करोला की यूनिट कौन है? पिटल। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इंटर में ये कि करोला की यूनिट क्या होती है या कैलिक्स की यूनिट क्या होती है। कोई आपसे जनरली पूछ लेता है कि बेटा कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, तो कैलिक्स की यूनिट होती है सीपल। करोला की यूनिट क्या होती है? पिटल होती है। तो ये जो बाह्य दलपुंज है ये फ्लावर का फर्स्ट वर्ल हो गया। वर्ल मीन्स हिंदी में चक्र होता है। तो पहला चक्र, अगर कोई पूछता है कि पुष्प का पहला चक्र कौन सा होता है, तो वो है कैलिक्स। दूसरे नंबर पर करोला आता है, तो ये क्या है? ये है सेकंड वर्ल, ये है दूसरा चक्र। अब पंखुड़ियों के अंदर चले जाएंगे हम लोग, तो पंखुड़ियों के अंदर क्या मिलेगा हमें? जो ये फिलामेंट धागे जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी फिगर में। देखिए ये है, ये बिल्कुल धागा है, ये धागा है, ये धागा है, और ये जो ऐसे करके ये बना है, ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं इनके नाम बताता हूँ, नाम क्या होता है। इसमें से मैं एक स्ट्रक्चर को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक संरचना को मैं उठा करके यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। देखेंगे ये स्ट्रक्चर है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फ्लावर में, फूल में। ये तीसरा चक्र है। तो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर मैंने बाहर निकाल ली, एक सिंगल स्ट्रक्चर है ये। इसमें जो ये फूला हुआ भाग होता है इसको हम लोग एंथर कहते हैं, एंथर, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पुमा। क्लियर? एंथर नहीं, उमंग नहीं कहेंगे। ये पराग कोश है, पराग कोश, ठीक है। तो मैंने एक सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ से उठा ली फ्लावर से, ऊपर मैंने बना दिया इसको। तो ये एंथर है, और यहाँ पर जहाँ से भी ये इस जगह से ये जुड़ी होती है उस जगह को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव। और ये जो धागा है इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट मीन्स धागा ही होता है, हिंदी में इसे तंतु भी कहते हैं। क्लियर? तो अभी मैंने आपको जो जितने भी नाम बताए हैं ये सारे ये मैंने आपको टुकड़े में नाम बताए हैं कि ये जो फूला हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं। जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम लोग एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। जहाँ से ये जुड़ा होता है उसे हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, और जो लंबा लंबा सा ये धागा है इस धागा को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। लेकिन इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो ये पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ये चित्र किसका है? पूरी जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोईसियम, एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम को हम लोग हिंदी में पुमंग कहते हैं, पुमंग। और ये होता क्या है? ये नर जनन अंग, यानी मेल। कौन है ये? मेल है। तो फ्लावर में जो तीसरा चक्र होता है वो कौन है? वो पुमंग का होता है, एंड्रोशियम का होता है। इसी को हम लोग नर जनन अंग कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को मैं इधर लिख लेता हूँ। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पुमंग, ठीक है। और सिंगल की अगर बात करें तो जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं
कि इसमें क्या क्या होता है, वो मैंने आपको फिगर यहाँ पे दे दिया। ये फिगर हमारा हो गया। एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, 3 पार्ट हैं इसके। और कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में नर जनन अंग कहते हैं। अब यूनिट इसकी भी होती है, तो वैसे तो ये बहुत सारे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक फूल में बहुत सारे नर जनन अंग होते हैं, बहुत सारे पुमंग होते हैं। तो एक नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं, एक फूल में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर एक की बात करते हैं, सिंगल की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है, पुमंग की इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। स्टेमन, इसको आपको इंग्लिश में याद कर लो, स्टेमन, ठीक है। तो जो ये नर जनन अंग है, पुमंग है, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमन होती है, और संरचना मैंने इसकी यहाँ बना दी है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग 4th में, जब हम लोग अंदर बढ़ेंगे, अंदर की तरफ मैं ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ ऐसे। वैसे आप लोग जनरल स्ट्रक्चर है फ्लावर की, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, अब देखते हैं। जो ये सबसे, चलो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ, यहीं कहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पे समझाता हूँ मैं इस फिगर को, कि मान लिया ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बाहर निकाल कर ले आए। तो इस स्ट्रक्चर में ये चौथा चक्र, देखो ये क्या है, ये तीसरा चक्र है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड वर्ल कहते हैं। किसको, जो पुमंग है, इसकी यूनिट क्या है, स्टमन। और इसको, ये कौन सा चक्र है, ये तीसरा चक्र है, क्योंकि हम लोग तीसरे नंबर पहुंच गए थे। अब हम लोग इस चौथे चक्र पर आ गए हैं, ये 4th वर्ल पे। ये क्या है, तो देखते हैं कि इसमें जो सबसे ऊपर, ये जो सबसे ऊपर का बिल्कुल ये सिम पार्ट दिखाता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो बेटा ये क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, और हिंदी में इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिकाग्र। तो आप लोग एक बात ये जान लो कि जो बीच में बिल्कुल फ्लावर के अंदर का जो पार्ट होता है, सेंटर का जो पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो जान रहे हैं हम लोग। तो इसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है, जो टॉप पोर्शन होता है ऊपर का, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जो चौड़ा पार्ट होता है, इसी को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, और हिंदी में इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। होता क्या है कि थोड़ा सा बता दूं मैं आपके लिए, कि जो ये एंथर है, पराग कोश है, इसके अंदर पराग कण बनते हैं, और पराग कण निकलने के बाद, पराग कोश से पराग कण निकलने के बाद किसी ना किसी माध्यम से उड़ करके इसी स्टिग्मा के ऊपर आकर के ऐसे बैठ जाते हैं। यानी पराग कणों का पुष्प में बैठने का स्थान कौन सा है, अपनी जगह से जाकर के बैठने का स्थान कौन सा है, तो वो कौन है, स्टिग्मा। परागण क्रिया के बाद परागकण हमेशा स्टिग्मा के ऊपर ही बैठता है। समझ में आ गया। परागकण आएगा और कहाँ बैठेगा, वर्तिकाग्र पर बैठेगा, स्टिग्मा पर बैठेगा, सबसे ऊपर बैठेगा। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ यहाँ पे। और जो इसका ये लंबा लंबा सा पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे होंगे लंबा लंबा सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। स्टाइल, हिंदी में इसे वर्तिका बोला जाता है, वर्तिका। तो ये क्या है, वर्तिका है, स्टाइल है, ये वर्तिका है। और जो ये सबसे फूला हुआ भाग होता है, जो सबसे ज़्यादा फूला हुआ भाग होता है, क्योंकि इसमें जो सबसे मोटा भाग है वो यही है, तो फूल का सबसे फूला हुआ भाग, सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, ये है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। हिंदी में इसे अंडाशय
कहा जाता है। तो ये मैंने इसको भी निकाल लिया बाहर, और इसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, लेकिन इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं? अगर पूरी संरचना के बारे में बात की जाती है कि इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, गाइनोइशियम, इसे गाइनोशियम कहते हैं, और हिंदी में इसे जायांग कहते हैं, और इसी को हम लोग मेल यानी हिंदी में मादा जनन अंग, हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं? मादा जनन अंग कहते हैं। और ये कौन सा है? 4th बर्ल है ये कौन सा है? ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 4th बर्ल। ये 4था चक्र होता है फ्लावर का। तो ये फ्लावर के स्ट्रक्चर है, आपकी समझ में आ रही होगी। तो बीच में जो क्या होता है, वो सबसे ऊपर का पोर्शन है, वो मैंने बता दिया आपको, स्टिग्मा है। यहीं पर परागकण आकर के बैठता है। बीच में जो लंबा लंबा सा पोर्शन है, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। जो सबसे फूला हुआ भाग होता है उसी को हम लोग ओवरी कहते हैं। बाकी ये मादा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो मादा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट देखना। तो जो ये ओवरी है, सॉरी जो ये गाइनोशियम है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो अगर इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। और जो इसकी इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं हम लोग, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की जो यूनिट है, यूनिट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। क्लियर? तो फ्लावर में जो कंप्लीट यूनिट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। तो ये फ्लावर के स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे पहले हमें तो फ्लावर में ये जानना था कि आखिर ऐसा फ्लावर में क्या होता है, पुष्प में ऐसा क्या होता है कि पुष्प वाले पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर जान ली कि फ्लावर में क्या क्या होता है। तो ये तो सारी कंडीशन होगी कि फूल में क्या होता है। सबसे पहले पेडिशिल, उसके बाद कैलिक्स, जिसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये बाह्य दलपुंज है। यूनिट क्या है इसकी? सीपल, सॉरी सीपल है। और ये कौन सा है? फर्स्ट बर्ल, पहला चक्र है फ्लावर का। सेकंड में हम लोग बात करते हैं कि इसकी ये जो पंखुड़ियाँ हैं इसकी फ्लावर की, उसे हम लोग कहते हैं करोला, हिंदी में इसे दलपुंज। यूनिट क्या है इसकी? पीटल, सेकंड बर्ल है ये। थर्ड में नर, थर्ड का हमने यहाँ निकाल लिया था। एंथर, ऊपर जब फूला हुआ भाग होता है उसे हम लोग परागकोश कहते हैं। कनेक्टिव है, लंबा लंबा सा धागा जो है उसे फिलामेंट, तंतु कहते हैं। चित्र किसका है? ये एंड्रोशियम का है, पुमंग का है, जिसे हम लोग नर जनन अंग कहते हैं। तो ये क्या है? ये नर जनन अंग है, इसी को हम लोग पुमंग कहते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट का नाम स्टमन है। स्टमन ये थर्ड बर्ल है, तीसरा चक्र है फूल का। और फूल में जो बीच में सेंटर में पार्ट होता है, बीचों बीच में जो पार्ट होता है, उसका सबसे ऊपर का भाग स्टिग्मा, हिंदी में इसे वर्तिकाग्र। लंबा लंबा जो पोर्शन होता है उसे स्टाइल, वर्तिका। और जो सबसे फूला हुआ भाग होता है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो पिस्टिल कहलाती है। ये चौथा वर्ल है। तो फ्लावर का जो 4th वर्ल है, जो चौथा वर्ल है, वो कौन है? उसका नाम है गाइनोशियम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं हिंदी में। और ये मादा जननांग के नाम से जाना जाता है। ये चौथा वर्ल है। तो ये तो कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर हो गई। थोड़ी सी फ्लावर की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि फ्लावर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब बिना विशेषताओं के भी कुछ नहीं होना है। तो फ्लावर की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग लिखते रहें। ये आपका सेकंड लेक्चर है आज। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पड़ गया है। फ्लावर की स्ट्रक्चर, क्या क्या पार्ट होते हैं वो आपको लिख लेना है सारा चीज़ें। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तभी मैं इसको इरेज कर दूं। और इरेज करने के बाद फिर मैं आगे बात करूं फ्लावर के बारे में। इसको आप लोग थोड़ा सा पहले स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से।
चलो अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर की। इस फूल की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं फ्लावर की, उन विशेषताओं को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में यानी फूल में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आखिर फूल अपना कैसे रोल प्ले करता है, वो हम लोग बात करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था अभी कैलिक्स के बारे में। जो कैलिक्स होता है, सबसे पहले हम लोग कैलिक्स की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग जान नहीं पाते हैं कैलिक्स में क्या है, कोरोला में क्या है, कोरोला क्यों बना, आखिर फूल में कैलिक्स क्यों होता है, करोला क्यों होता है, एंड्रोशियम क्यों होता है, गाइनोशियम क्यों होता है। तो इन पर हमने थोड़ी विशेषताओं पर बात करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है फूल में वो है कैलिक्स। फर्स्ट हम लोग कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स हिंदी में पता है आपको, वाह्य दल पुंज कहते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो कैलिक्स में क्या है, ये बाह्य दल पुंज है, हिंदी में लिख चुका हूँ मैं नीचे। तो ये करता है क्या यार, ये हरे रंग की स्ट्रक्चर होती हैं, लिख देंगे। ये है हरे रंग की संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। देखिए पहली विशेषता क्या है कैलिक्स की, हम लोग बात कर रहे हैं बाह्य दल पुंज की बात कर रहे हैं। जो कैलिक्स है, तो किसी भी फ्लावर में जो कैलिक्स होता है वो हरे रंग की संरचना। तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि पुष्प में हरे रंग की संरचना कौन सी होती है, तो पुष्प में हरे रंग की संरचना कौन सी है, कैलिक्स, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। यानी कैलिक्स जो होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेगा, यानी वो प्रकाश संश्लेषण में क्या करेगा, भाग लेगा। और जैसे ही अब आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा तो फिर स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, स्टार्च बनेगा, पौधे का भोजन तैयार होगा। और ये तो आप जानते होंगे कि कैलिक्स जो हरा होता है, हरा रंग की संरचना होती है, जिसमें ये कैलिक्स हरा क्यों होता है, तो कैलिक्स हरा इसलिए होता है क्योंकि कैलिक्स के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक, अंग्रेजी में इसे क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए कैलिक्स क्या होता है, हरा होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट, करोला। करोला क्या है, इसको हम लोग हिंदी में दलपुंज कहते हैं। करोला की क्या विशेषता है, आखिर फूल में करोला की ज़रूरत क्यों है, ऐसा क्यों। सेकंड जो स्ट्रक्चर हमारी है वो करोला है, करोला। तो करोला में गलत हो गया, कोरोला, डबल एल ए, ROLLA, करोला। तो करोला में क्या है, करोला को आप पता है हिंदी में दलपुंज। तो करोला क्या था, ये है आकर्षण युक्त संरचना होती है जो कीटों को
अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ठीक है। तो पुष्प में जो करोला होता है, करोला आपने देखा होगा कि कोई फूल नीला होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, कोई गुलाबी होता है, कोई पिंक कलर, तो बहुत सारे कलर के फूल होते हैं। तो उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो रंग बिरंगी होती हैं। पंखुड़ियाँ जो हम लोग फ्लावर से निकाल लेते हैं वो रंगीन होती हैं, कलर्ड स्ट्रक्चर होती हैं। तो कोई पूछ सकता है कि रंगीन होती हैं, आकर्षण युक्त संरचना होती है कि आकर्षण युक्त इसलिए होती हैं क्योंकि ये रंगीन होते हैं। करोला कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। आकर्षण युक्त संरचना होती है। आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि इनमें इतने सारे रंग पाए जाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं देखने में ये, कि इनको देख करके जो कीट होते हैं, कीट जो हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। भौरा, मधुमक्खी और बहुत सारे कीट हैं जो आकर के फूल के ऊपर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि फूल का जो करोला होता है, करोला जो पंखुड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होती है, रंगीन होती है, इसलिए जो कीट होते हैं वो रंग को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अच्छा, कीट को आकर्षित करने का मतलब क्या है? फूल कीट को आकर्षित क्यों करते हैं? तो बता दूं, फूल कीट को इसलिए आकर्षित करते हैं ताकि उनके फूल पर जब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जैसे ये फूल है, ये जैसे यहाँ पर मान लो कोई कीट बैठेगा तो उस कीट के पैरों में इसके अंदर जो पराग कण निकलेंगे वो पराग कण इस कीट के पैरों में चिपक जाएंगे और चिपक करके ये कीट इसको यहाँ से लेकर उड़ जाएगा और उड़ने के बाद ला करके यहाँ दूसरे फूल के ऊपर, दूसरे फूल की जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर छोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा? मतलब परागकण यहाँ से उड़ करके किसी दूसरे फूल पर चला जाता है तो उसे हम लोग परागण कहते हैं, परागण। तो परागण कराने के लिए क्या होता है? कीट को आकर्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फूल के पास अगर करोला नहीं होंगे तो कीट कैसे आकर्षित होंगे? कीट नहीं जाएंगे तो परागण क्रिया कैसे संपन्न होगी? तो परागण कराने के लिए फूल में कौन सी आकर्षण स्ट्रक्चर पाई जाती है, कौन सी आकर्षक संरचना होती है, उसका नाम क्या है? करोला। ठीक है। थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? एंड्रोशियम। इसको मैंने क्या बताया था? एंड्रोशियम। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे पुमंग कहते हैं। अंग्रेजी में मैंने इसे आपको एंड्रोशियम लिखाया था अभी, एंड्रोईशियम, एंड्रोशियम। तो ये क्या है? ये है नर। इसका चिन्ह क्या होता है? ये है, ये नर जनन अंग है, अंग होता है जो लैंगिक जनन में, किसमें? लैंगिक जनन में भाग लेता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये लैंगिक जनन में भाग लेता है, क्योंकि भाई नर जनन अंग है तो लैंगिक जनन में भाग लेगा, इसका और कोई काम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो एंड्रोशियम है इसका एक वर्क और भी होता है, क्योंकि जो नर जनन अंग होगा उसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था आपको अभी, पराग कोश होता है। इस पराग कोश के अंदर बहुत सारे पराग कण बनते हैं। तो जो नर जनन अंग होगा उसका काम क्या होता है? पराग कणों का विकास करना, पराग कणों को बनाना। ठीक है। पराग कण कहाँ बनते हैं? इस फूले हुए भाग के अंदर पराग कण होते हैं, इसी को हम लोग पराग कोश कहते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो गायनोशियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मादा जनन अंग, जायांग कहते हैं। गायनोशियम, GYNOECIUM, गायनोशियम। तो ये मादा जनन अंग है। ये नर था और ये क्या है? ये है मादा। ये मादा का चिन्ह है। जनन अंग होता है जो लैंगिक जनन में भाग
लेता है। ठीक है, मैं आपको एक नोट बताता हूँ। तो लैंगिक जनन में भाग दोनों लेंगे, नर और मादा। एक नोट लिखाता हूँ मैं आपको, नोट, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये नोट, कि एंड्रोशियम में क्या होगा, जो नर जनन अंग होता है, यानी एंड्रोशियम की बात करें। दूसरा हमारे पास गायनोशियम है, तो लिख देंगे कि एंड्रोशियम में पराग कणों, नहीं ऐसे लिखेंगे, एंड्रोशियम द्वारा, ठीक है, में नहीं, एंड्रोशियम द्वारा पराग कणों, इसे अंग्रेजी में हम लोग पॉलिन ग्रेन कहते हैं, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, तथा गायनोशियम द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी गायनोशियम के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद में, मतलब उसके अंदर मादा युग्मक बनते हैं गायनोशियम के द्वारा। तो गायनोशियम में क्या क्या होता है बता रहा हूँ भाई। तो फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल मतलब अंडा कोशिका, इसी को हम लोग हिंदी में अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका, तथा पोलर केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो एंड्रोशियम है उसके द्वारा पराग कणों का विकास होगा, और जो गायनोशियम है उसके द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल, अंड कोशिका और पोलर केंद्रकों का निर्माण होता है। ये सारे इनके वर्क हैं, सारे इनके काम हैं फ्लावर के। तो ये फ्लावर के स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये फ्लावर की स्ट्रक्चर हो गई, तो सारे इसकी स्ट्रक्चर विशेषताएं सारा कुछ हो गया। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे भी, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नहीं, थर्ड लेक्चर में मिलेंगे, तब हम लोगों को सिर्फ ये पढ़ना होगा कि फ्लावर में जो लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन को संपन्न कराने में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो मैं आपको अभी बता दूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा उनके बारे में थोड़ा सा। तो देख लेते हैं अभी। लैंगिक जनन, नेक्स्ट कल हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैं आगे लिख देता हूं, आपको ये भी लिख लेना है। ठीक है, अब ये फ्लावर की स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं लिखता हूं मैं आगे से कि लैंगिक जनन में निम्नलिखित 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी कि लैंगिक जनन जब पूरी तरीके से संपन्न होगा, ये चैप्टर खत्म होगा, यानी लैंगिक जनन में 3 अवस्थाएं होंगी। इसको पढ़ेंगे तो 3 अवस्थाओं को पढ़ना पड़ेगा। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली, निषेचन पूर्व घटनाएं।
पहला जो हमारा टॉपिक होगा, मतलब पहले जो हमको पढ़ना होगा पहली अवस्था में, वो है निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरी अवस्था कौन सी होगी, पढ़नी होगी हमें, वो है निषेचन। फिर मैं आपको निषेचन पढ़ाऊँगा। थर्ड में निषेचन पश्च। पश्च मीन्स होता है निषेचन के बाद में, तो निषेचन पश्च घटनाएं। और जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, इस निषेचन पूर्व घटना में हमें आपको 3 चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। मैं केवल निषेचन पूर्व घटना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लैंगिक जनन जो संपन्न होगा तो उसमें 3 अवस्थाएँ आती हैं। पहले निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटनाएं। तो पूर्व घटनाओं में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है लघु बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट क्या है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। दूसरा गुरु बीजाणु जनन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़नी है हमें, ठीक है। उसके बाद बन जाएंगे ये सारे। फिर हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना होगा परागण। परागण पढ़ना होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिनेशन। तो ये क्या है, परागण। यानी कि कह सकते हो कि लैंगिक पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने लिख लिया और पढ़ लिया, रट लिया गैस पेपर से। सारी चीज़ें क्रम से होनी चाहिए। पहले हम लोगों ने फ्लावर की जो पुष्प की संरचना है वो जान ली, लैंगिक जनन क्या होता है वो समझ लिया, पुष्प में ऐसी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो जान ली। अब हम लोग पहुंच गए हैं कि लैंगिक जनन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, तो लैंगिक जनन में कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्थाएं होंगी। पहली निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ेंगे पहले हम लोग, तो आधा चैप्टर तो हमारा ऐसे ही निपट जाएगा। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन और परागण में, क्योंकि इंटर में 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया को समझाइए, गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया को समझाइए, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं 5-5 नंबर में। उसके बाद हमें पढ़ना है निषेचन, कि निषेचन क्या है, और निषेचन में ही हमको 2 ही निषेचन पढ़ना पड़ेगा। फिर निषेचन पश्च घटना, जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद क्या क्या घटेगा, वो सारी चीज़ पढ़नी होंगी। तो ये सारा टॉपिक अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है टॉपिक ये। तो ये हमारा आज का लेक्चर 2 है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तक के लिए पढ़ते रहें और हमारा चैनल @SK बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चों ने नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ्री में जो है इंटर की बायोलॉजी मिल सके। और अभी आगे आने वाले लगभग 1 से 2 दिन में केमिस्ट्री, कक्षा 12 की केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। तो कक्षा 12 की केमिस्ट्री आपको शुरू से मिलेगी, बिल्कुल पहले चैप्टर से मिलेगी। हर लेक्चर डाला जाएगा, लेक्चर 1st, 2nd, 3rd। तो रसायन विज्ञान भी आपको पढ़ने को मिलेगी लेक्चर 1st, 2nd, 3rd के नाम से, ठीक है। जल्द ही आपको केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। तब तक के लिए गुड नाइट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।